हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें से जो है अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हर साल जो है एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बनता है। या तो कोई समीकरण दे देगा, दो चरराशि रैखिक समीकरण दे देगा, कहेगा कि इसको जो हल कीजिए, हल करने का जो विधियां जो होता है उसका नाम उसमें मेंशन कर देगा, दे देगा, कहेगा कि इस विधि से हल कीजिए। या कोई वार्तिक प्रश्न उठा देगा, आय संबंधी प्रश्न, भिन्न संबंधी प्रश्न, इस तरह से प्रश्न जो है उठा देगा। तो कैसे जो है इसको हल किया जाता है वार्तिक प्रश्न को, और जो है द्विघात दो चरों में रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, उसके बारे में जो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज केवल हम बेसिक जानकारी लेंगे कि समीकरण क्या होता है, दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होता है। तो जो हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, तब जो है आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर होने वाला है। यह जो कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे समीकरण। अब समीकरण जानने से पहले एक चीज जान लीजिए, बात समझ में आना। जैसे कि मान लीजिए कि गणित में 4 संख्याएं होती हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, 4 संख्याएं होती हैं। 4 संख्याओं के जोड़ से, चारों संख्याओं के जोड़ से चर और अचर का संयोजन जो होता है वह व्यंजक कहलाता है, बीजगणितीय व्यंजक। मतलब यह हुआ कि 3x प्लस 8 3x प्लस 8 यह जो है बीजगणितीय व्यंजक है। इसमें जो इन चारों में से कौन सी संख्या इसमें सम्मिलित है, प्लस। इन चारों में से कौन सी संख्या सम्मिलित है, प्लस सम्मिलित है। और इसमें जो है अक्षर कौन सा है, अक्षर मतलब चर राशि कौन सा है, x है। और जो है चर राशि कौन सा है, 3 और 8। तो इस सबको मिला करके जो निकल कर आता है उसे हम व्यंजक कहते हैं। अब इस व्यंजक को क्या कर दिया जाए, 0 के बराबर कर दिया जाए। इस व्यंजक को हम 0 के बराबर कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो समीकरण निकल के आएगा, एक समीकरण निकल के आएगा। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बराबर किधर बायां पक्ष, बराबर किधर दायां पक्ष। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है व्यंजक के बारे में जाने, उसके बाद समीकरण के बारे में जाने। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। समीकरण क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। समीकरण में जो है 2 पक्ष होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसी व्यंजक को यदि हम 0 के बराबर कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो चलिए अब जो है जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसका घात 1 हो, घात क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए यह हमारे पास व्यंजक था, व्यंजक का घात कितना था, 1। इसको हमने किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, तो क्या बन गया, एक रैखिक समीकरण। अभी समीकरण का नाम दे दिया गया, कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण। अभी आगे चल के और भी समीकरण होगा, और भी समीकरण के बारे में पढ़ा जाएगा। द्विघात समीकरण, वो भी जो है बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है।
वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, उसमें से अधिकतर जो है इबारती प्रश्न पूछे जाते हैं। उस चैप्टर से अधिकतर जो है इबारती प्रश्न पूछे जाते हैं। उस चैप्टर को भी जो है इस चैप्टर के बाद उसका भी जो है डिस्कस किया जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया जाएगा। आप सभी लोग जो है बने रहिएगा। तो किस तरह से जो है रैखिक समीकरण क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसका घात क्या हो, एक हो, चर राशि का घात एक हो, वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि x का घात एक है, ठीक है ना। और भी बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। 5x + 6 = 0, 3y + 7 = 0। इसमें चर राशि जो है x है, इसमें चर राशि y है। इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कोई भी चर राशि हो, घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो क्या हो गया यह रैखिक समीकरण, ये भी क्या हो गया, रैखिक समीकरण। अब जो है रैखिक समीकरण क्लियर हो गया। अब जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की संख्या 2 हो जाए। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की संख्या क्या हो जाए, 2 हो जाए। ये जो रैखिक समीकरण है वह एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर राशियों की संख्या कितनी है, एक, मात्र एक, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। ये सब जो है एक चरों में रैखिक, एक चर राशि में रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की संख्या क्या है, 2 है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें, 2x + y = 5 या 3x - y = 6। सब में, इसमें भी और इसमें भी चर राशियों की संख्या कितनी है, 2, x और y। अंक क्या है, इससे कुछ मतलब नहीं है। चर राशियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2, और उसका घात 1 होना चाहिए। उसका घात 1 है, उसका घात 1 है। तो क्या बोला जाएगा, यह दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ रहे हैं। अब जो है, अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में आप लोग जान गए। अब जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, बहुत ही ध्यान से यहाँ से समझिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यहीं से, जहाँ से हम बताने जा रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, हल करने का मतलब हुआ कि उसमें जो भी x और y है, जो भी चर राशियां हैं, उसका मान कैसे निकाला जाए, इसी को कहते हैं हल करना, ठीक है ना। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कुछ विधियां हैं। वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2-3 विधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2-3 विधियों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में जो है पूछा जाता है। जैसे कि पहला जो विधि है हल करने की विधि, जो पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। पहला जो विधि है प्रतिस्थापन। दूसरा जो विधि है वह है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा जो है वह है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। चौथा जो विधि है वो आलेखीय विधि है, आलेखीय विधि। तो ये 4 विधियां हैं जिसके द्वारा दो चरों के रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन मतलब परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो है प्रतिस्थापन वज्र गुणन पूछा जाता है, और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो मतलब हमेशा देखते हैं कि आलेखीय विधि पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड वाले में, जिसको हम ग्राफी मेथड बोलते हैं। ग्राफ का उसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें इस वाले विधि में जो है ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो स्टेट वाले जो बोर्ड हैं, स्टेट वाले जो हैं, उसमें जो है आलेखीय विधि बहुत ही कम पूछा जाता है। उसमें प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। वैसे तो हम चारों विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए
हम चालू करने जा रहे हैं। यहाँ से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और आलेख विधि, 4 विधियां हैं। चारों विधियों के बारे में बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। परीक्षा में जो है एग्जाम में विधि कहेगा इस विधि से हल कीजिए, तो जब विधि कह देगा तो जाहिर सी बात है वो भी वही विधि लगाएंगे। यदि उसके अलावा कोई अदर विधि लगा दिया जाए तो हमारा जो है क्वेश्चन वह गलत हो जाएगा। वह क्वेश्चन नहीं, जो वो मतलब जो भी हम हल करेंगे वो हमारा जो हल सॉल्यूशन जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा सभी विधियों के बारे में। परीक्षा में जो विधि कर देगा वही विधि अप्लाई करेंगे, दूसरा विधि नहीं। भले ही हमको दूसरा विधि आ रहा लेकिन वो विधि अप्लाई नहीं किया जाएगा। जिस विधि से कहेगा उसी विधि से आप लोग हल करिएगा, और नहीं तो केवल कह देगा कि हल कीजिए तो जो मर्जी वो अप्लाई कर लीजिए। प्रतिस्थापन, विलोपन, तुलनात्मक, जब वज्र, कोई भी जो विधि अप्लाई कर लीजिए। एक और विधि होता है तुलनात्मक विधि, जो पिछले क्लासों में जैसे 8 में सब चीज़ें पढ़ाया जाता है तुलनात्मक, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो 4 विधियां बताए हैं वही जो है इम्पोर्टेंट है। उसमें वज्रगुणन और प्रतिस्थापन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो है प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण है। हमारे पास 2 समीकरण है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है इसमें 2 चर राशि रहेगा और 2 समीकरण दिया रहेगा अलग अलग। दोनों में 2 चर राशियां रहेगा, एक्स वाई ए बी कोई भी मेंशन कर सकता है, कोई भी उसमें कुछ भी डाल सकता है। एक्स वाई डाल सकता है, ए बी डाल सकता है, कोई भी चर राशि डाल सकता है। और जिस चर राशि का जो भी चर राशि रहेगा उसका हम जो है क्या करेंगे, मान निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास समीकरण है x + 8y = 19, 2x + 11y = 28, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इसमें कह दिया जाए कि इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इन समीकरणों को किस विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब ये हुआ कि x और y का मान निकालिए, किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा किस तरह से जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है मान निकाला जाता है, हल किया जाता है। तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम चलेंगे समीकरण 1 से, बहुत ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो भी है उसको लिख लेंगे। तो x + 8y = 19। अब इस समीकरण से या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। मान लीजिए यदि x का मान निकालना है तो 8y को पंचांतर करेंगे, यदि y का मान निकालना है तो x को क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे। मतलब x और y में से किसी एक का मान निकालना है। तो मान लीजिए हम x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम 8y को क्या करेंगे, पंचांतर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19 - 8y, क्योंकि जब +8y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि पंचांतर करते हैं तो कुछ नियम का पालन करते हैं। वो नियम क्या है, प्लस को जो है क्या बदल देते हैं, बना देते हैं माइनस, और माइनस को जो है प्लस बना देते हैं। भाग को जो है गुणा और गुणे को भाग, यानी कि जो गुणे के रूप में है उधर बाएं तरफ या दाएं से बाएं जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग जो है गुणा बन जाएगा और गुणा जो है वह भाग बन जाएगा। तो वही काम किया गया, हमने 8y को पंचांतर कर दिया। x का मान निकालने के लिए 8y को क्या कर दिया, पंचांतर। +8 उधर जाएगा तो -8y हो जाएगा। ठीक ना। अभी हमारा x का मान यहाँ से निकल गया।
अब इस यक्स का मान या तो 1 में या तो 2 में पुट कर देंगे। 1 में नहीं, 2 में पुट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हम समीकरण नंबर 1 से चले हैं। समीकरण नंबर 1 से किसका मान निकाले हैं? यक्स का मान निकाले हैं। तो इस यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखा जाएगा, न कि 1 में रखा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हम इस यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 से तो यक्स का मान निकाला गया है। तो इस यक्स का मान 2 में लाकर रख देंगे। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब समीकरण 2 में जहां पर भी यक्स है, समीकरण 2 में जहां पर भी यक्स है वहां 19 - 8y रख देंगे। तो ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पर 2x + 11y = 28 है। तो 2 की जगह 2 रख दिया जाएगा, लेकिन यक्स की जगह कितना रखेंगे? 19 - 8y रखेंगे। तो ये हो गया 19 - 8y, यक्स की जगह केवल यक्स की जगह 19 - 8y रख दिया गया। कोष्टक में रखेंगे क्योंकि इसमें 2 पद है, इसलिए इसमें कोष्टक में रखा जाएगा। 2 जो है बाहर रहेगा गुणे के रूप में। फिर उसके बाद किसका चिन्ह आ रहा? प्लस, प्लस लिख देंगे। 11y आ रहा तो 11y लिख देंगे बराबर 28 लिख देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए क्या करेंगे, अब इस कोष्टक को तोड़ेंगे। 2 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 दूना 38, फिर 2 का गुणा 8 में करेंगे तो -8 दूना 16y। ये माइनस रहेगा, बाहर प्लस है, ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। फिर इन दोनों, इसका गुणा दोनों में हो गया, फिर क्या रहा? +11y आ रहा है बराबर 28। अब देख रहे हैं ये दोनों जो है हल होने वाला सजातीय पद है, इसको हम सजातीय पद बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर y कितनी बार है? 16 बार है। यहाँ पर y 11 बार है। तो चूंकि दोनों सॉल्व हो जाएगा, दोनों सजातीय है तो दोनों को हल कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं चिन्ह के अनुसार। प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस माइनस रहेगा जोड़ेंगे, प्लस माइनस रहेगा तो घटाएंगे। जरा बताइए दोनों का चिन्ह क्या है? एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस है तो घटाएंगे। 11y में से 16y प्लस माइनस है तो घटाएंगे ना। अब देखिए कौन बड़ा है? 16 बड़ा, 11 छोटा है। अंक में 16 बड़ा है, 11 छोटा है, तो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है। तो 16 में से 11y निकल जाएगा, कितना y बचेगा? 16 में से 11y निकल जाएगा तो बचेगा 5y। कितना y? 5y, लेकिन -5y आएगा, क्योंकि दोनों में कौन बड़ा है? 16 बड़ा है, 16 का चिन्ह माइनस है, इसलिए -5y बराबर 28। अब चूंकि हमको y का मान चाहिए, y का मान चाहिए। अब देखिए यहाँ से x गायब हो गया, केवल क्या बचा? y बचा। अब 38 को क्या करेंगे? पंचांतर करेंगे, तो -5y बराबर 28 - 38। 28 - 38 तो -5y बराबर, अब चूंकि ये भी प्लस माइनस है तो इसको भी घटा देंगे, तो 38 में से 28 निकल जाएगा। 38 में से 28 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? जाहिर सी बात है 10 बचेगा, लेकिन दोनों में कौन बड़ा है? 38 बड़ा है। 38 का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। तो इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करके माइनस को हटा दें। तो इधर माइनस से गुणा करेंगे तो +5y होगा, इधर माइनस से गुणा करेंगे तो 10 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? हमको y का मान चाहिए तो 5 को पंचांतर करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 10/5। क्योंकि 5 गुणे के रूप में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2। क्या y का मान आ गया? y का मान आ गया। y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ध्यान दीजिए, अभी y का मान आया है। अब इस y का मान 1, 2 या इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 3। 1, 2, 3 कहीं पर भी y का मान रख देंगे तो हमारा जो है x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब समीकरण 1 में जहां पर y है, समीकरण 1 में जहां पर y है वहां क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो यही हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो x की जगह x हो गया, 8 की जगह 8 हो गया, y की जगह 2 हो गया बराबर 19। तो ये हो गया 8 + 8 दूना
16 बराबर 19, चूंकि पहले दोनों का गुणा कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 19 माइनस 16, 19 माइनस 16 प्लस 16 उधर जाएगा तो माइनस 16, तो x बराबर हो जाएगा 3। ये हमारा x का मान आ जाएगा। तो y का मान कितना आया, 2 आया, और x का मान कितना आया, 3 आया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। अब देख लीजिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 से इसका मान निकाला, x का मान निकाला, और इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया। रखना मतलब उसको प्रतिस्थापित करना। क्या करना, प्रतिस्थापित करना। बात समझ में आना, यानी कि हमने x का मान इसमें ले जाकर प्रतिस्थापित किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्रतिस्थापन विधि पड़ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आना। यानी कि इस विधि द्वारा जो हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस द्वारा, इस स्टेप द्वारा, स्टेप को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से चले हैं, हम समीकरण नंबर 2 से भी चल सकते हैं, लेकिन जब समीकरण नंबर 2 से चलेंगे तो वहां से x और y का मान निकालेंगे, x या y का मान निकालेंगे, वह मान समीकरण नंबर 1 में तब रखेंगे। बात समझ में आना। लेकिन हम कहाँ से चले हैं, समीकरण नंबर 1 से चले हैं, किसका मान निकाले हैं, x का मान। अब इस x का मान कहाँ रख दिए हैं, समीकरण नंबर 2 में। जब ही समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो यहाँ से x वाला पद हमारा जो है गायब हो जाएगा, मतलब गुणा करके जो है x वाला पद जो है गायब हो जाएगा। जब ही x का मान रखेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, केवल क्या बचेगा, y बचेगा। अब ये हमारा जो एक चरराशि में रखी समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक चरराशि में रखी समीकरण बन जाएगा। और एक चरराशि में रखी समीकरण हल करने का तो आता ही होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से जैसे कि मान लो हमने सब गुणा उड़ा किया तो x गायब हो गया, तो क्या बचा, केवल देखिए यहाँ पर y बचा। अब y का मान निकालने के लिए इस 38 को क्या करना पड़ेगा, पंचांतर करना पड़ेगा, तो 38 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 28 माइनस 38 हल करके जो है y का मान कितना निकालेंगे, 2 निकालेंगे। अब इस y का मान समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1, 2 या 3 कहीं पर भी रख देंगे y का मान, तो क्या आ जाएगा, x का मान 3 आ गया। तो हम क्या किए हैं, y का मान कहाँ रख दिए हैं, समीकरण नंबर 1 में रख दिए हैं, तो किसका मान आ गया, x का मान 3 आ गया। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह जो है समझ में आया होगा। तो यदि इसमें कहीं पर भी किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जो है उसको कमेंट कर दीजिएगा। और अगर जो मतलब कहीं किसी को दिक्कत होगा, ज़्यादा दिक्कत होगा जो है, पुनः जो है एक बार हम इसको रिपीट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले इसको रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, सबसे पहले आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तब पूछिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर भी हमने कोई भी समझाने में कोई भी मिस्टेक किया हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तब उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो आएगा प्रतिस्थापन विधि के बाद, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी विधि द्वारा, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये 2 समीकरण है, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। यह हो गया समीकरण नंबर 1 और यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, वही प्रोसेस, स्टेप को मत भूलिएगा। जिस स्टेप का हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे जैसे लगा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लगाइएगा, ठीक है ना। तो चलेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 लिख ले रहे हैं। समीकरण 1 हमारा है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से या तो x का मान निकालेंगे या तो y का। मान लीजिए x का मान, यदि x का मान निकालेंगे तो इस पूरे को क्या कर लेंगे, 75। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 3। जान जाइएगा, ये प्लस 2y था उधर गया तो माइनस 2y, ये माइनस 3 था उधर गया तो प्लस 3, x का मान आ गया। अब इस x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो 3 के जगह 3 ही रहेगा, लेकिन x के जगह क्या हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 3 प्लस माइनस 2y प्लस
3 माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा 3 की जगह 3 ही रहेगा, लेकिन x की जगह क्या हो जाएगा -2y प्लस 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आया -2y प्लस 7 बराबर 0। अब कोष्टक को तोड़ते हैं, 3 का गुणा इसमें होगा, 3 दूना 6 -6 प्लस 3 त्रिका 9, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। बात समझ में आना। फिर उसके बाद क्या है -2y प्लस 7 बराबर 0। अब जो भी हल होने वाला है उसको हल कर लेंगे। यह -6y -2y, तो माइनस माइनस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो -6y में -2y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -8y, क्योंकि माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस का आता है। फिर ये +9 है प्लस 7 है, तो 9 7 हो जाएगा 16 बराबर 0। ठीक है ना, 9 7 हो जाएगा 16 बराबर 0। तो y का मान चाहिए तो 16 इधर जाएगा, तो -8y बराबर -16, माइनस माइनस कैंसिल, तो 8y बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ से क्या करेंगे, यदि हम y का मान निकालेंगे तो 8 को पंचांतर करना पड़ेगा, तो y बराबर हो जाएगा 16/8। तो कितने मर्त में कैंसिल हो गया, 2 मर्त में कैंसिल हो गया। तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस y का मान कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 3, 1 2 या 3 में रख देंगे, कहीं पर भी रख देंगे y का मान, तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान चलिए समीकरण नंबर 2 में रख दे रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर यानी कि y का मान समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो 3x की जगह 3x -2 y की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 बराबर 0। इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3x -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो -4 हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 0। इन दोनों को हल करेंगे तो 3x प्लस 3 बराबर 0। ये प्लस माइनस से तो घटा देंगे, 7 में से 4 निकल जाएगा 3, तो 3x बराबर -3 प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा -3/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 मर्त में, तो x का मान कितना आ गया, -1। माइनस तो रहेगा ही रहेगा, तो y का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और x का मान कितना हो गया, -1 हो गया। बात समझ में आया ना, क्लियर हुआ सभी लोगों को, ठीक है ना। तो यह हो गया, 2 प्रश्न हमने बता दिया प्रतिस्थापन विधि से। वैसे तो ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, ऐसे प्रश्न थोड़े ही पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न विधि तो पूछेगा कि इस विधि से हल कीजिए, लेकिन वहां पर कुछ और क्वेश्चन दे देगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देगा। बात समझ में आना। तो उस क्वेश्चन के बारे में जो है हम कल डिस्कस करेंगे, क्लियर हो ना। उस क्वेश्चन के बारे में कल यानी कि जो हम अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें जो उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो पूछा गया प्रश्न उसको डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत अपने एक आध 2 क्वेश्चन अपने तरफ से उठाकर जो है हल करेंगे। बात समझ में आना। तो ध्यान से जो है इसको देख लीजिएगा, रिपीट करके। एक बार नहीं समझ में आएगा पुनः रिपीट कर लीजिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा पुनः रिपीट कर लीजिएगा। कभी तो समझ में आएगा, कभी एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर समझ में आ जाएगा। बस आप लोग जो है रिपीट करते रहिएगा, क्लियर है ना। बोर्ड परीक्षा जो है बहुत दूर नहीं है, तो ध्यान से जो है आप लोग इसको देख लीजिएगा। बात समझ में आना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा किस तरह से हल किए हैं, कौन कौन सा स्टेप अप्लाई किया गया, कैसे हल किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही।